चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। और कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? मिल पा रही है? मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और ये 5 सितंबर जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र इनमें से कौन था? चलिए बताओ कि केंद्र इनमें से कौन था। 1 को ऑप्शन देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है भारतीय युग के समय जो साहित्य का केंद्र था वो आपका कौन था? काशी, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट इनमें से हो जाएगा। देखा जाए तो इनकी रचनाओं में से जैसे आपका कविवचन सुधा हो गया, हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया, बाल बोधनी हो गया, ये सब काशी से ही प्रकाशित होती रही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत 12 मासा किसकी रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत 12 मासा किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भारत 12 मासा वैसे देखा जाए तो आपके एक राइटर रहे हैं जिनका है मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये है राधा कृष्णदास। याद रखिए, राधा कृष्णदास के द्वारा ये रचित विरह प्रधान लोकगीत है, इसमें विरह का वर्णन दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो राधा कृष्णदास भारतेंदु मंडल के ही कवि आपके रहे हैं, तो इसका आंसर आपका पहला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चली, इस पंक्ति जो दी गई है किसकी है। देखा जाए तो काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका नरेंद्र वर्मा, कोई हरिश्चंद्र दे रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर ना तो आपका ए है ना तो आपका ऑप्शन बी है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, भगवती चरण वर्मा की है। किसका है? तो भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा के देखा जाए तो आपने कई नाटक, कई कहानियां, उपन्यास भी पढ़े होंगे, जैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, भूले बिसरे चित्र हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ढूंढाही कहा जाता है, ढूंढाही कहा जाता है, यहाँ पर बताना है ढूंढाही कहा जाता है। तो देखो ढूंढाही को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे ढूंढाही को हम लोग पूर्वी राजस्थानी हिंदी कहते हैं। आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, इसको ढूंढाही कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी भी कहते हैं। आप कहेंगे सर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, ए नंबर आपका बनेगा, है ना। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे क्या दे रहा है, कह रहा है कि तत्सम समास में प्रधान होता है। चलिए यहाँ पर बताना है तत्सम में जो समास होता है वो कौन होता है। चलिए दिया गया है तत्पुरुष समास में प्रधान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर तत्पुरुष समास की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसका दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, मतलब पहला ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अच के शब्द का पर्यायवाची होता है। अच जो होता है वो किसका पर्यायवाची अच कहा जाता है, किसको? तो आप कहेंगे अच मतलब होता है आंख, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी और भी इनकी पर्यायवाची हैं जो कि आप लोग आसानी से बता सकते हैं, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, ये होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सत्याग्रह में समास क्या है। सत्याग्रह में समास क्या है, तो आप कहेंगे सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, और सत्य के लिए आग्रह अर्थात ये आपका बनेगा किसमें, तत्पुरुष समास में। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, चतुर्थ या संप्रदान तत्पुरुष, इसका आंसर आपका डी जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अपकार का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है अपकार का जो विलोम दिया गया है, अपकार का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अपकार का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है उपकार होता है, और उपकार के साथ साथ देखा जाए तो आपका कौन बन सकता है, परोपकार भी बन सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब जो आपका बनेगा वो यहाँ पर आपका सी प्लस डी अगर आपका आया तो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, आपने चाहे सी लगाया हो या ऑप्शन आपने डी लगाया हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होता है। अभियुक्त किसे कहा जाता है, आपको बताना है अभियुक्त। तो अभियुक्त का होता है अभियोगी, है ना, क्योंकि अभियुक्त मतलब होता है जिस पर अभियोग लगाया गया हो, है ना, जिस पर अभियोग लगाया गया उसको कहते हैं अभियुक्त कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका जाएगा अभियुक्त का विलोम होता है अभियोगी बनेगा। अभियोगी जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभियोगी का मतलब होता है कि भैया अभियोग लगाने वाला व्यक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सृजन का विलोम क्या होता है। सृजन मतलब कोई चीज़ यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार से निर्माण करना। ठीक है, सृजन मतलब हो गया निर्माण करना।
तो आप कहेंगे सर इसका विलोम कर दीजिए नाश, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी नंबर है, नाश हो जाएगा, अर्थात जो इसको समाप्त करता हो अर्थात तोड़ता हो, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। अब आपको ये बताना है प्रलय का विलोम क्या होता है। चलिए प्रलय का विलोम बताइएगा ये, क्योंकि ये चारों ही जो ऑप्शन हैं, ये चारों ऑप्शन बहुत बार पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण आपका ये देखा जाए तो आपकी चारों ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखो प्रलय दिया है, और प्रलय का अगर हम पूछे विलोम क्या होता है, तो हमने कहा था कि सर प्रलय का होता है क्या, जैसे कोई चीज़ खत्म करना है तो आप कहेंगे प्रलय का हो जाएगा सृष्टि, सृष्टि मतलब होता है निर्माण करना। वहीं पर निंदा का विलोम क्या होता है, तो निंदा का होता है क्या, स्तुति होता है अर्थात प्रशंसा हो जाएगा। और जंगम का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे जंगम का होता है स्थावर होता है। ये सभी चारों ऑप्शन आपके बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राग दरबारी, जो कि ये क्या है, उपन्यास है, इसके रचयिता पूछा गया है। राग दरबारी पूछा है, और राग दरबारी की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा इस रचना के लिए इनको भैया 1970 में, कब 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। याद रखिए इनका नाम है श्रीलाल शुक्ल। याद रखिएगा राग दरबारी जो हिंदी साहित्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल को इनकी व्यंग रचना है, ये जो रचना है राग दरबारी ये इनकी व्यंग रचना है। व्यंग मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सजाता है, इसमें बताया गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, और आपसे कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य के रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य के रचयिता पूछा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए चांद का मुंह टेढ़ा ये काव्य है, और इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि भैया यहाँ पर देखा जाए गजानन अर्थात चांद का मुंह टेढ़ा, जैसे आपके गणेश भगवान थे है ना, उनका सर वास्तविक में देखा जाए तो एक नॉर्मली जैसा था, लेकिन जब शंकर जी ने उनको सर को काट दिया था तो गजानन अर्थात यहाँ पर हाथी का सर लगा दिया था। तो आप कहेंगे सर ये आपको हमने कई बार बताया भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए इसी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सदाचार में कौन सी संधि है। सदाचार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। सदाचार की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सदाचार अर्थात यहाँ पर बनेगा सत धन आचार, क्या बनेगा, इसको तोड़े जाएगा तो तोड़ेंगे तो बनेगा सत धन आचार बनेगा। और जब सत धन आचार बना है तो आप कहेंगे सर ये क्या है, ये व्यंजन है। और जब व्यंजन है तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर जब व्यंजन होता है अर्थात हलंत होती है तो ये व्यंजन संधि के साथ ही जाएगा। याद रखिएगा आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए जब आपका पहला अर्थात जो का वर्ग होता है ना, या चा हो या ता हो या पा हो या आपका ता हो, और कोई भिन्न स्वर होता है तो पहला वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आपका हो जाता है, ये रूल होता है। अगला देखो दिया गया है तिरस्कार में संधि कौन सी है। उम्मीद यही करते हैं। चलिए भैया यहाँ पर दिया गया है तिरस्कार में संधि कौन सी है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी के यहाँ पर बिल्कुल सही आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर ये जो आधा सा है हमने आपको बताया था या तो व्यंजन संधि की ओर ऊपर जाएंगे है ना, लेकिन व्यंजन संधि में कहीं ना कहीं हलंत की ओर पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, जिसमें हलंत होता है उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं व्यंजन में। तो इसका मतलब ये जो आपका है वो विसर्ग में जाएगा, इसको हटा देंगे और विसर्ग लगेगा, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, आपका आंसर बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इसका बनेगा तिरह और इसका विसर्ग बनेगा फिकार हो जाएगा, अर्थात विसर्ग संधि जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कह रहा है प्रत्युपकार का संविच्छेद इनमें से क्या है। प्रत्युपकार का संविच्छेद पूछा गया है, और प्रत्युपकार की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर इसमें से अगर आपसे पूछे उपसर्ग क्या है तो आप कहेंगे प्रति उपसर्ग निकलेगा। तो प्रति निकलेगा और साथ में क्या लिखा है, उपकार लिखा है ना, क्या लिखा है, उपकार लिखा है। तो आप कहेंगे सर प्रति धन उपकार दिया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका मिल चुका है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट कर दीजिएगा है ना। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ है ना, जब छोटी ये होता है और ऊ होता है, इन दोनों का जो मिलन होता है वो आपका बनता है क्या, यू बनता है, क्या बनता है, यू होता है। बाकी हमने कहा था कि आपको ये तो पता ही होगा कि जब या के साथ कोई भी आधा अक्षर होता है वो यण संधि होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूक्ति का सही संविच्छेद इनमें से कौन है। सूक्ति का संविच्छेद बताना है, इसका आंसर क्या है। जो आपके यूपी पुलिस का पेपर हुआ था अभी हाल ही में 17-18 फरवरी में, उस समय जो आपके पेपर आए थे उसी के अकॉर्डिंग आपके ये 10 सीरीज आपकी बनाई गई है। इसके पहले भी 10 सीरीज हमने थोड़ा सा टफेस्ट लेवल में थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये 10 सीरीज आपके होंगे वो भी और आपकी IMP होंगे है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। सूक्ति का जो संविच्छेद है आपका है क्या, तो यहाँ पर कहेंगे सर सूक्ति का होता है शुद्ध अनुक्ति। यहाँ पर जो आंसर सी दिया है ये राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा है, तो आप कहेंगे छोटा ऊ होता है तो हो जाता है बड़ा ऊ, अर्थात तो बड़ा ऊ दिया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। एग्जाम में क्या होता है आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि संधि बताइए, तो बस आपको बताना है भाई इसको तो आप लोग जान जाते हो तोड़ना, यहाँ पर संधि में पहचान कभी कभी आपसे गड़बड़ हो जाती है। जय हिंद भैया, जय हिंद, सभी को जय हिंद।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द क्या होता है। प्रयोग में लाने योग्य के लिए शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रयोग में लाना मतलब होता है प्रश्न होगा नहीं, प्रष्टव्य नहीं होता। प्रष्टव्य मतलब होता है बार बार जो रिपीट किया जाता है उसे प्रष्टव्य कहते हैं। यहाँ होता है प्रयोजनीय होता है, प्रयोग में लाने योग्य को बोलते हैं प्रयोजनीय। ऑप्शन नंबर आपका राइट जाएगा, यहाँ पर बी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या होता है। बताइएगा कि महाद्वीप लगा दें क्या, या द्वीप लगा दें, या प्रायद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हम लोग पूरी तरीके से हटा देंगे। जब 3 ओर पानी दिया है तो आप कहेंगे सर आपका जो भारत है इसमें से इसको प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि इसके 3 ओर पानी है। तो आप कहेंगे सर राइट आंसर यहाँ पर बी जाएगा। द्वीप जो होता है वो किसी भी आपकी भूमि के चारों तरफ जब डूबा होता है उसे कहते हैं, और एक महाद्वीप एक विशाल भूखंड होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी बताना है विलक्षण। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप देख सकते हैं। विलक्षण की अगर हम बात कर ले, विलक्षण क्या होता है। चलिए विलक्षण हम लोग किसको कहेंगे, विलक्षण का मतलब यहाँ पर होगा क्या। तो देखो यहाँ पर विलक्षण ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए ए नंबर और आपके यहाँ पर आपके सी नंबर में क्या अंतर भैया, ए नंबर और सी नंबर में कुछ अंतर आपको मिल रहा है क्या। चलिए अच्छा यहाँ पर सही वर्तनी पूछा गया है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, ये विलोक्षण तो गलत हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ए और सी दोनों एक जैसे हैं, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विलक्षण आपका ये सही है और ये भी विलक्षण बिल्कुल सेम है, तो आप ऑप्शन लगा दीजिए, ए और सी लगाइए और पूरे के पूरे नंबर आपको यहाँ पर पा जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी आपको बताना है। साहित्यिक कार्य होता है या साहित्यिक कार्य होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर देखो ये तो आपका यहाँ से हट ही जाएगा, यहाँ से ये भी मात्रा भी हट जाएगी क्योंकि जो सा होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पर कार बनेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी की ओर जानना है ना। यहाँ पर देखेंगे साहित्यिक कार बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा सी की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है शोक विकल सब रोवह रानी रूपशील बस बल तेज बखानी करह विलाप अनेक प्रकारा परे भूमि तल बारह बारा। यहाँ पर रस पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका शोक दे दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा कहेंगे कि सर यहाँ पर आपका करुण रस है। क्या है, करुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। अगला देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है जिनमें से मात्राएं गिनी जाती हैं। आप कहेंगे सर दोहा भी मात्रा है जिनमें गिनी जाती हैं, चौपाई भी मात्रा गिनी जाती हैं, रोला में भी मात्रा गिनी जाती हैं। मतलब ऑप्शन अगर डी लगा दिया जाए तो आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इनमें से अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें कि इनमें सममात्रिक छंद कौन है, क्या अगर ये पूछे इनमें से जो सममात्रिक छंद है वो आपका कौन सा है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। सममात्रिक छंद क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका चौपाई है, चौपाई सममात्रिक है क्योंकि इसके 4 चरण होते हैं। चारों चरण मात्राएं जो होती हैं 16-16 होती हैं, अर्थात ये सम हो जाएगा। याद रखिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, अर्थात जिनमें से वर्णों की गिनती की जाती है। तो आप कहेंगे सर मात्रा तो आपका देखो दोहा में है तो इसको हटा दीजिए, चौपाई को भी हटा दीजिए। अब या तो आपका रोला होगा या तो आपके सवैया होगा। अब आप ये बताइए कौन सा आंसर आपका सही किया जाए। तो रोला में भी तो मात्राएं गिनी जाती हैं, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, रोला को भी हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है सवैया, है ना, क्या दिया सवैया, इसमें वर्डों की गिनती होती है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका क्या जाएगा, डी नंबर की ओर बिल्कुल चला जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, तू विस्तार है गमन में। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको समझाया भी है और पढ़ाया भी है। मॉर्निंग की क्लास जो हमने आपको दिया था सुबह 8 बजे आपको अलंकार वाला, अगर उस वीडियो को आपने देख लिया होगा तो संभवतः है कि एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। देखो यहाँ पर दिया है तू रूप है किरण में और सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गमन में। यहाँ पर देखो दिया गया है आपका उल्लेख, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर बी के साथ, क्योंकि कोई एक वस्तु होती है, कोई एक वस्तु है और उस वस्तु को हम कई प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है चिंतामणि के रचयिता कौन है। यहाँ पर देखो दिया है चिंतामणि और हमने कहा सर चिंतामणि जो आपका क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी है। यहाँ पर देखा जाए 25 नंबर में, तो आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखेगा, है ना। हाँ बिल्कुल है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि बादल का तत्सम इनमें से है क्या। बादल का जो तत्सम है वो आपका है क्या। तो हमने कहा जब द शब्द लगा होता है तो द वाला ही ऑप्शन ढूंढना है। याद रखिए जल की पर्यायवाची तो आप लोग जानते ही होंगे, और अगर जल में से अगर जा शब्द जोड़ देंगे तो ये कमल का हो जाता है। ठीक है, ये कमल का बन जाता है। और अगर आप जल में से अगर दा जोड़ देते हैं तो ये बादल का पर्यायवाची होता है। और अगर आप जल में से अगर धा जोड़ देते हैं तो ये समुद्र का बन जाता है। याद रखिएगा ये 4 पर्यायवाची आपको पानी से ही तैयार हो गई।
जल का पर्यायवाची तो आप लोग जानते हैं, और जल में से अगर जा जोड़ देंगे तो कमल का होता है, जल में अगर दा जोड़ देंगे तो भैया ये बादल का होता है, जल में अगर धा जोड़ देते हैं तो ये आपके किसका, तो आपके देखा जाए समुद्र का होता है। जैसे जलज हो गया है ना, अंबुज हो गया तो ये कमल के होते हैं। जल में दा जोड़ देते हैं तो आपका जैसे जलद हो गया, अम्बुद हो गया है ना, नीरद हो गया है ना, द शब्द अगर हो तो ये बादल, और धा जलधि ये समुद्र का होता है। आप कहेंगे सर आंसर नंबर डी वाला लगा दीजिए, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अनुचर में उपसर्ग आपका है क्या। अनुचर में उपसर्ग है, आप कहेंगे चर शब्द को निकाल लीजिए और उपसर्ग बचा हुआ शब्द बचेगा अनु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जा रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि आधीश में कौन सा उपसर्ग है। आधीश में उपसर्ग आपका है क्या। देखिए ये 28 नंबर में, तो आप कहेंगे 28 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो अधि जो दिया गया है वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका निकलेगा वो निकलेगा क्या, ईस निकलेगा इसका मूल शब्द, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चलिए बताइएगा कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए आपसे वर्तमान रूप में, भविष्य है, भूतकाल है, लेकिन जब भी कभी बात की जाए आज्ञा के रूप में, याद रखिए जब भी कभी बात की जाए आज्ञा के रूप में, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर आपका डी जाएगा। मान लो अगर हम आपसे बोल दें एक शब्द बोले तुम पढ़ो, है ना, क्या बोले, अगर हम आपसे बोलो तुम पढ़ो, तो भैया यहाँ पर तुम पढ़ो अगर हम यहाँ पर लड़के के लिए बोल दें, है ना, और यही शब्द अगर आप बोलें तुम पढ़ो ये लड़की के लिए बोल दें, तो क्या कोई परिवर्तन आपको समझ में आया। तो आप कहेंगे सर कोई परिवर्तन नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब यह है कि हम कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब ये आज्ञार्थक रूप होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हिंदी उपसर्ग आपसे है। हिंदी के उपसर्ग में से पूछा जाए तो यहाँ पर देखो अवान दिया है 49, ये दिया है 49 शब्द में जो उन शब्द निकल कर आएगा, क्या निकल आएगा, उन शब्द। उन का अर्थ होता है कम, अर्थात एक कम, अर्थात यहाँ पर हो गया 50 में से एक कम कर देंगे तो 49 हो जाता है। तो याद रखिएगा उन का मतलब कम होता है और 50 में एक कम हो गया 49 हो गया, और उन जो हो गया ये हिंदी उपसर्ग हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि पल्लव के रचयिता इनमें से कौन है। पल्लव के रचयिता आपके हैं और कौन सा बनेगा, 31 नंबर में देख सकते हैं। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आ जाते हैं तुरंत देखा जाए, है ना। यहाँ पर पल्लव की बात करते हैं तो आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि भैया 1928 में क्या हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था जो कविता संग्रह है, और पंत का तीसरा कविता संग्रह है। ये पल्लव जो है कविता संग्रह है और ये इनकी तीसरी कविता संग्रह है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर छायावादी युग के प्रारंभ का समय ही आपका हुआ था जो प्रकाशित माना जाता है। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। दास को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे दास को हम सेवक कह देंगे, दास को यहाँ पर भृत्य भी कह देंगे, दास को हम चाकर भी कह देते हैं, बोलते हैं नौकर चाकर। भैया यहाँ पर दिया है परतंत्री, परतंत्री का मतलब हो गया जो बहुत स्वतंत्र होता है, नौकर तो स्वतंत्र होता नहीं है। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चले यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि दानव का पर्यायवाची इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा दानव का पर्यायवाची क्या बनेगा। दानव की पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर असुर होता है, दनुज होता है, राक्षस होता है। यहाँ पर जो आपसे दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और दिया गया है निराला के किस काव्य को व्यंग काव्य कहा गया है। निराला के किस काव्य को व्यंग काव्य कहा है आपको बताना है। चलिए बताना है कि निराला के किस काव्य को व्यंग काव्य कहा गया है, और ये व्यंग काव्य है कौन, ये जो आपका ऑप्शन बी है कुकुरमुत्ता। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध लंबी कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने व्यंग भी किया है। इसका आंसर आपका राइट हो जाए बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस कवि ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ ये कहा है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर दिया है निराला ने स्वयं को मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके निराला का है। इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। उन्हें जीवन भर संघर्ष की राह पर चलना पड़ा, है ना। बसंत ऋतु निराला की धड़कनों में बसती थी, ये यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, यहाँ पर देखिए 36 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मतलब दिया है आमदनी कम होने पर भी शौक करना, मांग मांग कर ऐश करना, इसको हटा दीजिए, शौकीन मिजाज होना हटा दीजिए। यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या किया जाए, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम बेस्ट से बेस्ट आंसर लगाएंगे तो कौन करेंगे। आमदनी कम होने पर भी शौक करना या झूठा दिखावा करना, बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा। आमदनी कम होने पर शौक करना, याद रखिएगा
कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि वो कमाता भी नहीं है, उड़ाता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कमाता नहीं है, अपने बाप बाबा है ना, अर्थात पुरखों की जो ज़मीन होती है, पुरखों का जो धन होता है उसको उड़ाता रहता है, और हो सकता है उसके पास होगा भी नहीं तो भी उड़ाता रहता है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं झूठा दिखावा करना, ना कि ऑप्शन ए की ओर जाएंगे। तन पर नहीं लगता पान खैलबत्ता, झूठा दिखावा करना। हो सकता है उसके घर में कुछ ना हो, फिर भी यहाँ पर आपको दिखावा करे कि मेरे घर में मर्सिडीज है, मेरे घर में अंबानी से ज़्यादा सब कुछ है। हो सकता है कि अपने दादा चाचा परिवार का सब कुछ गिना दे कि मेरे है, और देखा जाए तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका सही अर्थ इनमें से है क्या। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, और 37 की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है। चलिए यहाँ पर दिया अपने हाथ से किया काम अच्छा लगता है, स्वावलंबी व्यक्ति ही सुखी होता है, अपना काम सबको अच्छा लगता है, ईश्वर पर भरोसा रखना। देखिए आपको डी नंबर तो हटा ही देना है। यहाँ पर अपना काम सबको अच्छा लगता है, इसको भी आपको हटा देना है। अब या तो ऑप्शन आपका ए होगा या तो ऑप्शन आपका बी होगा। कौन से ऑप्शन की ओर चला जाए जल्दी से बताइए। अपने हाथ से किया गया काम ही अच्छा लगता है, या स्वावलंबी व्यक्ति ही सुखी होता है। यहाँ पर स्वावलंबी शब्द देखा जाए, इसमें से हम अगर स्वावलंबी शब्द क्या कहें तो इसमें से ज़्यादा अच्छा शब्द बनेगा। स्वावलंबी व्यक्ति जो आपका दिया गया है वो ज़्यादा बेस्ट आंसर हो सकता है क्या। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेसन, है ना, आपके एसएससी जीडी में हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो दिया है अपने हाथ से किया काम अच्छा लगता है, और दिया है स्वावलंबी व्यक्ति ही सुखी होता है। कौन से आंसर की ओर जाएं, यहाँ पर ए नंबर या बी नंबर। बी वाले कितने लोग हैं। यहाँ पर देखो अब स्वावलंबी व्यक्ति ही आपका सुखी होता है, मतलब स्वावलंबी का मतलब ये हुआ कोई भी कार्य हो, किसी किसी व्यक्ति को अपना कार्य ज़्यादा बेस्ट अच्छा लगता है, तो स्वावलंबी मतलब होता है जो अपने भरोसे पर होता है, दूसरे के भरोसे नहीं होता है, स्वावलंबी। अगला देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है। हाँ, अगर बी वाला ऑप्शन ना होता तो हम ए लगा देते, है ना, अगर आपका बी ना होता तो हम ए जरूर लगा देते। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द दिया है 38 नंबर में, और 38 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर रूढ़ शब्द होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते, और खंडन कर दें तो भैया उसका अर्थ ना निकले। यहाँ पर मलमल दिया है, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो ऑप्शन बी दिया है लाल, और लाल शब्द को अगर हम दो बार तोड़ें, लाल और लाल, तो भैया इन दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द दिया है। यहाँ पर रूढ़ शब्द आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बनेगा। तो आप कहेंगे सर बगिया है, घोड़ा है, मस्तक है, इनका कहीं ना कहीं जवाब बन रहा है, लेकिन जो मुंह दिया है, मुंह फुलाए बैठे हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिया है, तो भैया उनका नाम स्पेशल लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मुंह जो दिया है वो आपका रूढ़ शब्द है ना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, यहाँ पर बताना है। तत्सम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो उत्तरा शब्द आपका आया है वही आंसर सी हो जाएगा, गोत्र इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका तद्भव होता है गोत, गोत होता है, तद्भव होता है। यहाँ पर देखो नारियल दिया है और नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। यहाँ पर दही दिया है और दही का होता है दधि, है ना, और पीठ का होता है क्या, तो पीठ का होता है पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपका आंसर दिया गया है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर 41 नंबर है और तत्सम पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका त्रा लग गया है, छा लग गया है, तो बिल्कुल आंखें मूंद कर लगाइए ऑप्शन नंबर आपका बी की ओर। आप कहेंगे सर जो नक्षत्र आ गया है आंसर है, ये बिल्कुल सही वाला जवाब यहाँ पर आ गया है, नक्षत्र आपका आंसर है, सही हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछे तेल का तत्सम क्या होता है तो आप कहेंगे तैल हो जाता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि दिया जो दिया है दिया, तो दिया का क्या होता है, दीपक होता है, क्या होता है, दीपक होता है। और अगर सुहाग का पूछे तब क्या होगा, तो भैया सुहाग का होता है सौभाग्य, क्या होता है, सौभाग्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है, चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या होगा। दिया गया है बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र अथवा शब्द लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर बहुत से पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। अब ये बताइए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में क्या अंतर है। बहुत से पत्र, हाँ ये सही आंसर जाएगा सी की ओर, कि बहुत से पत्र, है ना, क्योंकि बहुत लगा दिया और पत्र लिखा, और यहाँ पर बहुत और पत्रों लगा दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे, अरे भाई ए नहीं लगेगा, ए में इसलिए क्योंकि ये तो आपका लेडी बहुवचन है, पत्रों को भी बहुवचन बना दिया है, इसलिए ए नंबर नहीं लगाना है। दोनों आप मत सही करिए, सही करिए ऑप्शन सी नंबर।
अगला देखो दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। भारत में अनेक जाति हैं। देखो अनेक शब्द तो सही है, लेकिन जातियां होना चाहिए, है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये गलत है, यहाँ पर अनेकों शब्द का प्रयोग हिंदी में कभी करते नहीं हैं। जो आप कहोगे मेरे बाग में अनेकों पेड़ हैं, ये गलत है। मेरे बाग में अनेक पेड़ हैं, ये आपको कहना है। यहाँ पर दिया है भारत में अनेक जातियां हैं, राइट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया था। देखिए भैया, इनका जो नाम है वो आपका है तेलुगु से जुड़ा है। साहित्य में अपना अमूल्य योगदान देने वाले तेलुगु उपन्यासकार हैं, लघु कथा लेखक भी हैं, कवि भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं भारद्वाज। और इनका देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो कि आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता इनमें से कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचयिता आपका बनेगा इनमें से 28 में से ऑप्शन क्या बनेगा, तो आपके अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएंगे कालिदास, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कबीर किसके शिष्य थे। चलिए बताइएगा कि जो कबीर थे वो किसके शिष्य थे 29 नंबर में। कबीर जो थे वो आपके रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना आपकी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना जो आपकी है इनमें से कौन सी बन सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी कामायनी है, कामायनी आपका आंसर बनेगा। सर्वश्रेष्ठ रचना में जो आती है वो कामायनी होता है। इनका महाकाव्य है जो कि 15 सर्गों में आपका शुरुआत है, ठीक है। उर्मिला के रचयिता आपकी कौन है। उर्मिला के रचयिता यहाँ पर पूछा है, उर्मिला के रचयिता कौन है 31 नंबर में। उर्मिला के रचयिता बताना है, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। सभी लोग बताइएगा उर्मिला के रचयिता क्या बनेंगे। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर बताइएगा सर क्या हो जाएगा। उर्मिला के रचयिता कौन है। चलिए, जिसका भी जवाब आ रहा है यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, जिसका भी जवाब आ रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी नरला, उनका जवाब यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। जिनका भी जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान आ रहा है उनका जवाब गलत दिया है। और जिनका भी जवाब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो याद रखिए उर्मिला, है ना। उर्मिला जो आपके रचयिता हैं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको ये लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि नमक का जो दरोगा है इस कहानी के रचयिता कौन है। आपने पुलिस एग्जाम का पेपर दिया होगा और पुलिस एग्जाम के पेपर में आप देखे होंगे चारों शिफ्ट में से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बना है। किससे बना है, तो यहाँ पर नमक का दरोगा जो आपका है ना, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद से एक रचना जरूर पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। अतीत के चलचित्र रचनाकार पूछा है, तो अतीत के चलचित्र हो जाएंगे आपके महादेव वर्मा के द्वारा, ये आपका है ना। आंसर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित काव्य इनमें से कौन है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि जिनमें जो आपके हैं वो आपके क्या बनेंगे। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए 34 नंबर में तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो बनेंगे। चीप की दावत जो कि कहानी है इसके जो रचनाकार है वो आपके कौन है। चीप की दावत के कहानीकार इनमें से पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि 35 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो भैया ये है आपके भीष्म साहनी। क्या बनेंगे, भीष्म साहनी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो भैया 50 क्वेश्चन में से जो स्टार्टिंग में हमने एक मॉडल पेपर लिया था और डेली मॉडल पेपर आपको लेते हैं, उसके बाद कुछ आपकी हिंदी साहित्य की क्वेश्चन भी आपको ऐड होते हैं। तो ये बताइए 50 में से आपका ये स्कोर कितना गया है, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।